नमस्कार, यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत शुक्ला। फ्रेंड्स, हम यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2019 के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन कर रहे थे और अब जो प्रश्न शेष रह गए हैं, मतलब 2019 के प्रश्न पत्र में, उनकी संख्या सिर्फ 30 है। मतलब हम इन 30 प्रश्नों पर अब जो शेष हैं इस प्रश्न पत्र में, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो 2019 के क्वेश्चन पेपर पर हमारी जो चर्चा होनी चाहिए वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम 2018 का प्रश्न पत्र देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस वीडियो के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि ए है विकल्प 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, बी है 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, सी विकल्प है आपका 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, और डी विकल्प है 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष व अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। प्रश्न बहुत ही सरल था कि भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है। तो आपको मालूम है कि निर्भरता अनुपात में 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या और जो 60 वर्ष और उससे अधिक की जो जनसंख्या है वो इसमें शामिल होती है। तो आप समझिए, जब भारत में निर्भरता अनुपात घटेगा तो सीधी सी बात है, जो कार्यशील जनसंख्या है, मतलब 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या है वो सापेक्षता अधिक होंगी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी और सरल प्रश्न था। तो इसका जो विकल्प होना चाहिए सही वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी हिंदी की तरफ से प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की शुरुआत तो हो ही चुकी है। साथ ही साथ 25 अप्रैल से कई सारी बैचों की और भी शुरुआत हो रही है जो आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ही पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। तो आप देख सकते हैं, जो 25 अप्रैल से शुरू हो रही हैं कई सारी बैचें, उनके बारे में एडमिशन और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इन नंबरों पर कॉल करिए, आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, जो बैचें चल रही हैं उनमें क्या आपको बताया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा। और भी जानकारी चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि जो रिस्पेक्टेड गौरव सर हैं, उन्होंने एक 18 मिनट के आसपास का वीडियो बनाया है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। उसमें उन्होंने अच्छे से समझाया है कि जो शुरू होने वाली हैं बैचें, उनमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा और क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, उन सभी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं और इन दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। मैं इसके पहले के जितने भी लेक्चर हैं उसमें से कई सारे लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सतत विकास लक्ष्य ये आपका जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से हर बार लगभग बन जा रहे हैं, संभावना रहती है प्रश्न बनने की। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। और जो 2030 तक के सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके लिए अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा, कौन सा है, SDG 6 या 7, 8, 9 कौन सा है। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो को ऐड किया है। इसको देख कर के क्या सकते हैं कि आप जो इमेज है ना, यहाँ पर ये देख रहे हैं, भूखमरी समाप्त करना, गरीबी का अंत करना, स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये जो इमेज है ना, इनको आप क्या करिए, कोशिश करिए अपने माइंड में कहीं बनाने की। आप इन 17 जो गोल्स हैं इनको इन इमेज के माध्यम से याद करने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो आपका है शुद्ध जल एवं स्वच्छता, वो कौन सा है, सतत विकास लक्ष्य 6 है, SDG 6। तो यहाँ पर सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं जो हैं 7, 8, 9 यहाँ पर है, आप देख लीजिए 7, 8, 9। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समृद्धि की सीमा लिमिट्स टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रंटलैंड आयोग, एजेंडा 21। तो यहाँ पर जो सही विकल्प आपका होगा वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश हिस्सों में, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले का जो मेरा लेक्चर है उसमें प्रश्न संख्या 102, जो प्रश्न संख्या 102 है उसमें मैंने बता दिया है कि
उसमें सही विकल्प बी को बताया है, जबकि उसका सही विकल्प क्या होगा, डी होगा। तो आप 102 जो प्रश्न संख्या है उसमें आप क्या करिए, प्रश्न था कि किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, ऐसा करके प्रश्न है। और उस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से मैंने आपको बता दिया था कि बी विकल्प सही है, आइबरजेनिक्स को बता दिया था, जबकि डी विकल्प उसका सही है, केसी वियर होंगे, कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, इसको केसी वियर ने कहा था। और ये मुझसे ये गलती हुई है। आप ये समझिए कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मेरे सामने हैं नहीं, तो होता क्या है कि कभी कभी यूट्यूब पे पढ़ाते समय कनेक्टिविटी जो होती है ना एक बच्चों और टीचर में जो होनी चाहिए वो टूट जाती है। टूटने की वजह ये होती है कि मैं अपने घर पर रूम पर बैठ कर के वीडियो बना रहा हूँ, बाहर की आवाज़ या घर के कुछ मेंबर के आने या जाने से या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे क्या होता है कि पढ़ाते समय कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो उस वजह से कभी कभी विकल्प हम क्या करते हैं, विकल्प हम लोगों से क्या होता है गलत हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ माइनर ही गलतियां होती हैं, आप ध्यान रखिए। लेकिन ये भी समझिए कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो, इस पर मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, आगे से ऐसी गलतियाँ शायद नहीं दिखेंगी आपको। तो आप बेनिश्चिंत होकर के वीडियो को देखें और समझें, ठीक है। आप ये सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। एक पहला विकल्प है सामान्य स्थिति बेरोजगार, दैनिक स्थिति बेरोजगार, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगार, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, आप जब इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे, इकोनॉमी की जो मेंस का टॉपिक है, जब आप मतलब गरीबी, बेरोजगारी, इन सभी को पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर इन सभी सामान्य स्थिति बेरोजगार, दैनिक स्थिति बेरोजगार, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगार क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन दोबारा करूँ उन चीज़ों को तो वो कहीं से भी सार्थक है भी नहीं और प्रासंगिक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने पढ़ा भी है इसको। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होना चाहिए वो क्या होगा, ये हो जाएगा सामान्य स्थिति बेरोजगार। अगला प्रश्न है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और हैं। पहला है, कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। बिल्कुल नहीं, 2013 जो है 2014 के एक्ट से कोई मतलब संबंध नहीं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का। तो 2013 का जो एक्ट है उससे यह नियंत्रित होता है CSR, और इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। देखिए, इसके अंतर्गत आने वाली जो कंपनियां हैं उनको अपने पिछले 3 वर्षों के जो शुद्ध लाभों का औसतन 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना होता है। तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो 2% होना चाहिए, और यहाँ पर पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों का औसतन 2% CSR गतिविधियों में व्यय करना होता है। तो आप ये समझिए कि आप करंट अफेयर्स या जो न्यूज़ हैं उनको देख रहे होंगे, तो वहाँ पर CSR इन सभी चीज़ों को आपने पढ़ा भी होगा। तो आपको सिर्फ 1% की जगह यदि माइंड में 2% भी माइंड में होगा कि कंपनियों को 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करना होता है, तो आप तुरंत यहाँ पर समझ जाते कि दूसरा विकल्प आपका यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और जो पहला है वो भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब पूछा क्या है, सही पूछा है, कौन से सही हैं, तो ना तो 1 ना तो 2, ठीक है, ना तो 1 ना ही 2, 125 का डी। अब ये आप समझिए कि जो CSR गतिविधियां होती क्या, जिसमें व्यय करना होता है कंपनियों को, तो आपको मालूम होगा CSR में क्या होता है, शिक्षा के प्रसार, भूख की समाप्ति और जो स्वच्छता आदि के संदर्भ में क्या होता है कि कंपनियों को व्यय करना होता है। अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। मॉरिस डी मॉरिस, UNDP, महबूल उल हक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने मतलब राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर, और मैं इसके पहले के भी वीडियो में आपको बताया हूँ कि जो 2020 का जो क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन कर रहा था, जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ये जैसे ही खंड शुरू हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए अक्टूबर में हो रहा है या
अक्टूबर में हो रहा है, ठीक है। तो इसके पिछले के जो 6 महीने हैं उनके करंट अफेयर्स आप बहुत ही सावधानी पूर्वक देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न अधिकांश वहीं से आ जाते हैं। वैसे ही 2019 का ये 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। 2000 यूपी पीसीएस प्री जो एग्ज़ाम 2019 का था वो कब हुआ था? 15 दिसंबर 2019 को हुआ था, ठीक है। तो आप ये समझिए जब हुआ था तो इसके 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं, जून से मैं कह सकता हूँ, जून से दिसंबर तक के या नवंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। और प्रश्न भी देखिए वहीं से बनेंगे अधिकांश। देखिए पहला प्रश्न है, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है? ठीक है। तो पहला विकल्प है मोतीहारी तथा अमलेखगंज, बी है दरभंगा तथा अमलेखगंज, सी है मोतीहारी तथा काठमांडू, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मोतीहारी जो है वो कहाँ है? आपके बिहार का शहर का नाम है। और अमलेखगंज जो है वो नेपाल के शहर का नाम, और दरभंगा भी क्या है आपको मालूम है कि बिहार के शहर से के नाम से संबंधित है, वहीं अमलेखगंज है जो नेपाल। मोतीहारी और तथा काठमांडू, ये मतलब जो विकल्प चारों दिए गए हैं इनमें से देखें तो जो सही विकल्प आपका होगा वो कौन सा होगा? ये हो जाएगा मोतीहारी तथा अमलेखगंज के बीच, मतलब ये पाइपलाइन को क्या किया गया है? सीमा पार ये जो एक मिनट, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में किन दो शहरों को जोड़ती है? तो मोतीहारी तथा अमलेखगंज इन दो शहरों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट सितंबर महीने का है तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, साथ ही साथ आपके पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है, इस सेंस में भी इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा इस सेंस में भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह साउथ एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन थी, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था। तो इन सभी वजहों से ये प्रश्न पूछ लिया गया। तो आप इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि कभी भी कोई भी घटनाक्रम हो रहा है, कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, उसके पीछे भी वजह होती है। तो उन वजहों को जब खोजना आप शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ें, कौन सा छोड़ें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए जो आपका 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो आप इसमें दिए गए जो विकल्प हैं 4 हैं, बाकू अजरबैजान, बी बिश्केक किर्गिस्तान, सी इस्तांबुल तुर्की, डी मराकेश मोरक्को। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो क्या होगा? ए होगा। ये भी न्यूज़ में था और आपको मालूम होगा ये कब हुआ था? ये न्यूज़ में जुलाई के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं जून जुलाई दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो 6 महीने पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स उन पर आप ध्यान दीजिए, वहाँ ही से प्रश्न आपको अधिकांश मिल जाएंगे। IMF के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, बी है क्रिस्टीन लेगार्ड, सी है रघुराम राजन, और डी है सुरजीत भल्ला। तो आप ये समझिए कि जो नवनियुक्त प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है? ए होगा आपका क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं, ठीक है। ये हैं नवनियुक्त प्रबंध निदेशक और वर्तमान में भी हैं। तो अब आप ये समझिए कि गीता गोपीनाथ का नाम आपने सुना होगा, न्यूज़ में थी जनवरी 2022 की 21 में अभी आसपास थी। तो गीता गोपीनाथ, ठीक है, गीता गोपीनाथ उप प्रबंधक निदेशक के रूप में इनको नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा गीता गोपीनाथ क्या हैं इस टाइम पे IMF में, तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो आप एक बार अपने स्तर पर इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि अक्टूबर की देख लीजिए, अक्टूबर, आप ध्यान दीजिएगा, दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ना, ठीक है। तो अक्टूबर कितना इम्पोर्टेंट है ये महीना, जहाँ से प्रश्न भी बना है। भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है, क्या होगा? ध्रुव होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। थॉमस कुक, ग्रेटा थनबर्ग और डॉक्टर ऊषा किरण, कैरी लैम, ये नाम हैं और किससे संबंधित हैं? सूची 2 में वो लिखा गया है। जैसे भारत भारती सम्मान की विजेता कौन है वो बताना है, हांगकांग के नेता कौन है, पर्यावरण कार्यकर्ता, ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी। देखिए ग्रेटा थनबर्ग जो हैं ये काफ़ी न्यूज़ में रहीं, अभी भी जब किसान बिल वाला मुद्दा था तो उस टाइम पे भी ये न्यूज़ में आ चुकी थी। तो ग्रेटा थनबर्ग बहुत ही छोटी उम्र में, ये समझ 18 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है, और उन्हें बहुत ही छोटी उम्र में पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाने लगा कि इन्होंने जो देश भर के जो नेता हैं उन पर एक मतलब चोट की है कि आप लोग जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उस टाइम पे उठाया हुआ था और अभी भी न्यूज़ में बनी रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्रेटा थनबर्ग हैं वो पर्यावरण कार्यकर्ता थी या और हैं, ठीक है। और आप देखें थॉमस कुक को देखेंगे तो ये ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी, और डॉक्टर ऊषा किरण को देखेंगे तो ये भारत भारती सम्मान की विजेता हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए ये सब चीज़ें न्यूज़ में थी, और ये मैं बता रहा हूँ आपको 2019 में सितंबर अक्टूबर का जो महीना है उस टाइम पे ये सब चीज़ें न्यूज़ में थी। तो आप न्यूज़ में बने हुए उस टाइम पे थे, जो उस टाइम पे एग्ज़ाम दे रहा था, यदि वो न्यूज़ में बराबर उन्होंने अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ा था, ये सब चीज़ें किया था, तो वो प्रश्न को सही कर सकता था, ठीक है। अब दिए गए कूट को देख लेते हैं, नीचे कूट भी है। अब बस्ता एक ही है, कैरी लैम तो हांगकांग ही होगा। तो मान लीजिए हमें ग्रेटा थनबर्ग के बारे में मालूम था कि ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ठीक है, हमें ये मालूम था, तो क्या सही विकल्प तक पहुंच पाते सही कूट तक? वो देखते हैं पहले। बी का तीसरा हमें देखना है कहाँ है। अच्छा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसका मतलब बी और ए तो आपका गलत ही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डॉक्टर ऊषा किरण, सी का एक हमें जैसे मालूम था, चलिए कहाँ है, यहाँ पर है, मतलब इसका जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया? इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो एरिनाल ओस्ट्रॉम थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सितंबर महीना देखते चलिएगा। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? ए है 2019 से 2035, बी है 2019 से 2029, सी है 2019 से 2022 और डी है 2019 से 2024। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2019 से 2029 से संबंधित है। ये 10 अवधि से 10 वर्षों की जो अवधि है उससे संबंधित है। तो आपका यहाँ जो सही विकल्प है वो क्या है? बी है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली, शिमला। तो यहाँ पर जो सही है वो क्या है? बी है, मैसूर। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक। तो इसका जो होगा वो क्या है? 2030 तक रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें तो है, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? GSLV Mk3, GSLV Mk2, GSLV Mk4 और GSLV Mk5। तो आप बहुत ही इजी था, इसमें जो प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था वो Mk3 था। और आपको मालूम है कि चंद्रयान 2 जो है क्या था कि जो लैंडर विक्रम था उसको सतह पर उतारना था, लेकिन हुआ क्या कि 2 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया। आपको मालूम है लैंडर विक्रम का जो था वो संपर्क टूट गया था। तो ये जो एक तरह से कुछ लोग कहते हैं कि ये सफल रहा, ये जो प्रक्षेपण यान मतलब जो ये प्रयोग था चंद्रयान 2 सफल रहा, कुछ लोगों का कहना असफल रहा। लेकिन
निष्कर्ष यही निकलता है कि यह ना तो मतलब पूर्णतः सफल कह सकते हैं, ना इसको असफल कहते हैं। इससे बहुत कुछ सीखने को इसरो को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ए होगा। आप चंद्रयान 3 के संदर्भ में आप पढ़ लीजिए, आगे इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और हैं। पहला है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ। यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। देखिए, सबसे बड़े चरखे, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में पूछा गया है, और ये जो न्यूज़ है ये अक्टूबर महीने में थी, ठीक है। करंट अफेयर से ये जो देखा जाए तो ये अक्टूबर महीने का है। और आप समझिए जी कि यदि 2 अक्टूबर या गांधी जयंती, इन सभी के परिप्रेक्ष्य में कोई किसी भी तरह की योजना या किसी भी तरह के कार्यक्रम या इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं तो उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न गांधी जयंती जो होती है वहाँ पर यदि उस टाइम पर किसी भी चीज़ की शुरुआत की जा रही है तो आयोग वहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है। तो यहाँ पर दिए गए जो आपके 2 विकल्प हैं कि इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ, ये बिल्कुल सही है। यह उपयोग किए गए प्लास्टिक कचरे से बना है, तो दूसरा भी सही है। तो आपका यहाँ दिए गए विकल्प में देखें, कोट में देखें तो सी आपका कोट सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है। बहुत ईजी था, गुरुग्राम होगा। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, दीव है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और किन केंद्र शासित प्रदेशों का अभी हाल ही में विलय किया गया, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आपको मालूम होगा ना, प्रशासन के आधार पर, अब नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया है, तो आप उसको कमेंट में बताइए क्या है कि प्रशासन की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए किया गया है, तो उन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम को आपको कमेंट में बताना है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तूफान, हरिकेन, अगस्त सितंबर 2019 में जो तूफान हरिकेन उठे हैं उनके बारे में है, और सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है उनके बारे में है। अब इसके बारे में क्या बताऊँ, आप बताइए। आप अगस्त सितंबर में जो भी हरिकेन, तूफान, ये जो चीज़ें उठ रही हैं आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। ये तो है ना कि आप जो देखिए कि आप एग्ज़ाम जब देने जा रहे हैं, जिस वर्ष देने जा रहे हैं उसके आसपास जो 6 महीने हैं उन पे होने वाली जो भी ऐसी घटनाएं हैं उन पर आप नज़र रखिए। आप बैक ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है वहाँ से यही सीख सकते हैं ना, कि सीधा ये कि नहीं आप तूफान हरिकेन, आप ये नहीं चले जाएगा ज्योग्राफी में, ठीक है। ज्योग्राफी में पूछना है पूछे, वहाँ पर पूछ ले कि बताइए कि ये संबंधित उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम दे देगा या तूफान का नाम दे देगा, और संबंधित देश, वहाँ से अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, इस सब चीज़ों से। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, तूफान के नाम दे दिए गए हैं और हरिकेन के नाम दे दिए गए हैं, और सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से उनके नाम दे दिए गए हैं। न्यूज़ में सीधा सीधा ऐसी न्यूज़ें चलती रहती हैं, आप देखते रहते हैं कि चीन में ये तूफान ने वो कर दिया न्यूज़ में, या दैनिक जागरण पर न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ सब ये चीज़ें पढ़ने को आपको मिलती हैं। तो न्यूज़ पेपर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, टाइम से पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे सभी प्रश्नों को सही कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए, जो इसमें डोरियन है ये सीधा बाहामास देश में ही इन्होंने अच्छे से तो हड़कंप या आतंक जो होना वो मचाया था। और वहीं आप देखिए जो लेकिमा तूफ़ान है वो किससे है, चीन में, ठीक है। ये चीन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। तो यदि मान लीजिए चलो हमें 2 के बारे में पता है तो सही विकल्प तक पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर भी यदि आपको जानना ही है तो हेजीबीज जो है वो जापान से है, और मिटाक जो है जेजू दक्षिण कोरिया से है। चलिए देखते हैं विकल्प। डोरियन, बाहामास, देखिए कहाँ है, ए का 1 कहाँ है, इसमें है, इसमें है। ये 2 क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यदि हमें लेकिमा तूफ़ान या हरिकेन के बारे में है पता है कि सी का 2 होगा,
देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पर नहीं है तो बी विकल्प यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से मैं अब बार बार कुछ बताने का मतलब नहीं है, आप ये समझिए कि तूफ़ान, हरिकेन, ये सब चीज़ें यदि न्यूज़ में हैं और अगर सितंबर का महीना एग्ज़ाम के आप जिस महीने आपका एग्ज़ाम है उसके 1 2 3 महीने के पहले की ऐसी घटनाएं हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उनको महत्व दीजिए। ठीक है, उसको स्किप मत करिए किसी भी ऐसी न्यूज़ों को। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्च आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? बेनिन, गाम्बिया, गिनिया, सिएरा लियोन। तो यहाँ पर जो सही होगा आपका विकल्प हो जाएगा डी होगा। ठीक है, ठीक। और ये किस महीने की घटना है? अक्टूबर देख लीजिए। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षार्थ है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक। तो सही जो विकल्प इसमें होना चाहिए वो क्या होगा? डी कर्नाटक है। ठीक है, तो आप ऐसे नवाचार जो सूचकांक हैं उन पर नज़र रखिए, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अगला है, बुकर प्राइज़ विजेता 2019 पुस्तक गर्ल विमेन अदर के लेखक लेखिका हैं। पहला है मार्गरेट अटवुड, दूसरा है एलिफ सफक, सलमान रश्दी, बर्नाडीन इवारिस्तो। ठीक है, 4 ये आपके विकल्प हैं और इनमें से जो सही होगा वो क्या होगा? डी होगा। और ये जो मतलब न्यूज़ में देखें तो कब है इस तरह के, मतलब जो लेखिका हैं ये आप अक्टूबर के आसपास ये भी जो है न्यूज़ में था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इम्पोर्टेंस को। अगला प्रश्न है, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया? तो इसका जो होगा वो क्या होगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। नोजोमी ओकुहारा को क्या किया था? पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में इनको हराया था। ठीक है, अब आप ये समझिए कि यहाँ से यदि प्रश्न पूछना ही होगा आयोग को तो इस बार आपको मालूम है कि नीरज चोपड़ा का नाम आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा कि नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो ओलंपिक में बेस्ट थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो नीरज जो चोपड़ा हैं और भी ऐसे ही बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इन सभी से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप एक बार इन सभी पे अच्छे से एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? ए है चुक्खा विद्युत परियोजना, दगाछू विद्युत परियोजना, कुरिच्छा विद्युत परियोजना, मांग देछू विद्युत परियोजना। तो डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। ठीक है, और ये जो परियोजना है न्यूज़ में कब थी? अगस्त महीने में। मैं महीना बताते जा रहा हूँ, आप इसे महत्वपूर्ण इसकी मतलब महीना जो है वो महीना में जो न्यूज़ें चल रही हैं उनके इम्पोर्टेंस को आप समझिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? सी है सिक्किम, भारत, जो भारत का राज्य सिक्किम है। और मैं अब आपसे यहाँ से दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ, और ये समझिए कि ये प्रश्न आने की संभावना भी है कि 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यदि आप कमेंट में बताना चाहें तो बता दीजिए, बहुत अच्छा होगा कि 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अब आपको बताना है। ठीक है, और ये प्रश्न बन भी सकता है, आप ये समझिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में है और इससे प्रश्न बनाए भी जा सकते हैं। तो आप बताइए कमेंट में कि 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, कमेंट में आप उत्तर दीजिए इसका। फिर इसके बाद है पैरा एथलीट दीपा मलिक, जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, किस खेल से संबंधित हैं? तो सी होगा गोला फेंक। ठीक है,
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इसका जो होगा वो क्या होगा? डी, न्यूयॉर्क में किया गया। आप ऐसी जो भी सम्मेलन हो रहे हैं 2021 में हुए हैं, ठीक है, उन सभी आयोजनों को ठीक से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो जलवायु से संबंधित हैं तो उन सभी जो सम्मेलन हैं उनको पढ़िए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न फिर से बनने की संभावना रहेगी। बिब्लियोमेट्री है पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, सूचना प्रबंधन सेवा, सूचना प्रबंधन उपकरण, पुस्तकालय सेवा। तो बस ठीक कुछ नहीं, सूचना प्रबंधन उपकरण है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में क्या स्थान है? 100वां, 101वां, 104वां, 105वां? तो उस टाइम पे जो हमारा सही होना चाहिए 2017 में वो 100वां होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान मिला हुआ है, ठीक है, स्थान प्राप्त हुआ है 2021 में। और वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था, ठीक है। ये 2020 की मैं बात कर रहा हूँ और ये 2021, ठीक है। कंप्लीट हो चुका है हमारा ये क्वेश्चंस पेपर 2019 का भी। अब हम 2018 के क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। अब मैं कोशिश ये भी करूँगा कि इन दो प्रश्न पत्रों पर अब हम चर्चा कर चुके हैं 2 साल के, तो इन दो प्रश्न पत्रों पर चर्चा करने के बाद हम क्या सीखे, हो सकता है कि आप बहुत कुछ सीखे भी हों और बहुत कुछ हो सकता है कि माइंड से आप वहाँ तक ना आपका माइंड पहुँच पाया हो कि हम और क्या सीख सकते थे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो और हम क्या इस वीडियो में सीखे हैं और क्या सीख सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर एक हम वीडियो लास्ट में बनाएंगे बहुत ही जल्द। और आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं या आप उस वीडियो में आपको इंटरेस्ट है कि जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप कमेंट में बताइए कि जल्द से जल्द सर वो वीडियो बनाइए, मुझे हम लोग को इंटरेस्ट है वो देखने में, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में।